गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 7 यूनिट स्टार्ट करेंगे, मानव बस्ती, ह्यूमन सेटलमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव बस्ती किसे कहते हैं। सबसे पहले बस्ती किसे कहते हैं, तो एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर कुछ घरों का समूह मिलकर के रहता हो। कुछ घर एक समूह के अंदर मिलकर के रहते हैं, चाहे वो कच्चे पक्के मकान हो, चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो बहुत बड़ी सारी बिल्डिंगों का ग्रुप हो, वो बस्ती कहलाता है। उसके पश्चात आता है मानव बस्ती किसे कहते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर मनुष्य स्थायी रूप से अपने घरों में बिना किसी भय के रहता है, उसे मानव बस्ती कहा जाता है। क्लियर हो गया बस्ती क्या होती है और मानव बस्ती क्या होती है। अब इसके पश्चात आता है कि बस्ती कहाँ अधिक बस्ती है और कहाँ पर बस्ती कम बसी हुई होती है। तो कुछ ऐसे कारक होते हैं जो बस्ती को प्रभावित करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है जलवायु, कि जलवायु बस्ती को किस प्रकार से प्रभावित करती है। अगर किसी क्षेत्र की जलवायु कठोर है, शुष्क है या गर्म जलवायु है, तो वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करेगी, बस्तियाँ बहुत कम बसी हुई मिलेंगी। जैसे हमारा राजस्थान की शुष्क जलवायु है, तापमान भी अधिक है, तो वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या जो है निवास करती मिलती है। लेकिन इसके विपरीत जहाँ की जलवायु आर्द्र होगी, जहाँ नमी की मात्रा जलवायु में अधिक होगी, जहाँ की जलवायु ना अधिक ठंडी होगी ना ही अधिक गर्म होगी, मध्यम स्थिति में होगी, वहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करेगी। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनके अंदर जनसंख्या बहुत घनी बसी हुई सघन बस्तियाँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ की जलवायु जो है वो जनसंख्या के रहने के मानव बस्ती के विकास के लिए अनुकूल मानी गई है। उसके पश्चात दूसरा कारक है तापमान और वर्षा, कि तापमान और वर्षा किस प्रकार से बस्ती को प्रभावित करते हैं। तो जहाँ पर सूर्य की स्थिति पृथ्वी के बिल्कुल सामने होती है, सूर्य की किरणें पृथ्वी की बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या, कम बस्तियाँ बसी हुई मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर तापमान क्या होता है, ऊंचा होता है। जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पाई जाती हैं, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा व उपध्रुवीय क्षेत्रों में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों पे, वहाँ पे बस्ती सघन बसी हुई बस्तियाँ पाई जाती हैं। यही कारण है कि वहाँ पर जो तापमान है वो मानव के रहने के अनुकूल हो जाता है। उसके पश्चात वर्षा, की वर्षा किस प्रकार से प्रभावित करती है। जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, ऐसी स्थिति में बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है, तो जनसंख्या बस्तियाँ बहुत कम बसती हैं। मानव बहुत कम उन क्षेत्रों में निवास करता है जहाँ पर समय समय पर बाढ़ आ जाती है। उसके पश्चात आता है कि जहाँ वर्षा बिल्कुल ही नहीं होती है, शुष्क क्षेत्र होता है, जैसे राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन जनसंख्या बहुत कम है उसमें। यही कारण है कि वो शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पर लोग ना कृषि कर सकते हैं, ना अपना कोई अन्य कार्य कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या विरल पाई जाती है। बस्तियों का बसाव भी जो है वो बहुत कम होता है। उसके पश्चात आता है तीसरा मृदा, जहाँ की मृदा अधिक उपजाऊ होती है,
अधिक जनसंख्या निवास करती है, बस्तियां सघन बसी हुई मिलेंगी, और जहाँ की अनुपजाऊ मृदा होती है वहाँ पर विरल बस्तियां पाई जाती हैं। उसके पश्चात आता है यातायात व संचार की सुविधाएं। जहाँ पर यातायात व संचार सुविधाएं अधिक मिलती हैं, लोग कच्चे माल को अपने पास के क्षेत्रों में भेज देते हैं, तैयार माल को अपने समीप के क्षेत्रों से जल्दी से ला सकते हैं, कम किराए पर ट्रांसपोर्ट सुविधाएं उनको अच्छे से प्राप्त हुई होती हैं, वहाँ पर सघन बसी हुई बस्तियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जहाँ पर ये सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं वहाँ पे बहुत ही कम मानव बस्ती बहुत कम विकास कर पाती है। उसके पश्चात आता है रोजगार व शिक्षा। रोजगार व शिक्षा भी मानव बस्ती को प्रभावित करता है। जहाँ पे लोगों को रोजगार अधिक मात्रा में और सही समय पे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है, वहाँ पे अधिक मानव बस्तियाँ, सघन मानव बस्तियाँ पाई जाएंगी। लेकिन जहाँ पे शिक्षा व रोजगार की स्थिति इसके विपरीत होती है, वहाँ पे विरल मानव बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो ये थे बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से कारक जो हैं वो बस्ती को प्रभावित करते हैं। उसके पश्चात हम करेंगे बस्ती के प्रकार। बस्तियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ग्रामीण बस्ती और दूसरी होती है नगरीय बस्ती। दोनों बस्तियां अपनी अपनी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग रूप में जानी जाती हैं। दोनों की अलग अलग कंडीशन होती हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो आज हम जानेंगे ग्रामीण बस्ती के बारे में कि ग्रामीण बस्ती क्या होती है। ग्रामीण बस्ती के पहले हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलापों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, वनों से लकड़ी काटना, इस प्रकार के कार्य ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोग करते हैं। दूसरी विशेषता है कि इनकी जनसंख्या नगरीय बस्तियों की अपेक्षा में कम होती है, यानी कि 5,000 से कम जनसंख्या। भारत के संदर्भ में बता रही हूँ मैं ये, कई देशों में 100 से कम भी लोग होते हैं जो ग्रामीण बस्तियों में होते हैं। तो भारत में 5,000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र जो होते हैं वो गांव के अंतर्गत आते हैं, ग्रामीण बस्ती के अंतर्गत आते हैं। और उनका जनसंख्या का घनत्व जो होता है, घनत्व जनसंख्या का होता है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होता है। प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या का घनत्व इनका पाया जाता है। ये लोग काफ़ी अंधविश्वासी होते हैं। जैसे आप भी अपने गांव में रहते हैं तो देखते होंगे कि गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि अंधविश्वास के पीछे अधिक भागते हैं। अगर किसी ने उनसे कह दिया कि इस प्रकार का कार्य ऐसे करना है, अगर मान लो किसी बच्चे का दिमाग नहीं चल रहा वो पढ़ाई में और वो बच्चा थोड़ी सी और एक्टिंग करके दिखा दे तो कह देते हैं कि इसके पीछे तो भूत पड़े हुए हैं जो इसका पढ़ाई में दिमाग नहीं चलने देते, इधर उधर के बातों में दिमाग लगा देते हैं। तो ये कारण क्या है, इसका क्या कारण है कि लोग अंधविश्वासी हैं, अंधविश्वास रखते हैं। ऐसा वैसे होता कुछ भी नहीं है। तो ये थी ग्रामीण बस्तियों की कुछ विशेषताएं। उसके पश्चात आता है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ये बस्ती के प्रकार थे 2 प्रकार की। उसके पश्चात आता है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। कि ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है सघन बस्ती, अर्ध सघन बस्ती, पूर्वा बस्ती और अंतिम होती है परिक्षिप्त बस्ती। ये मुख्य 4 प्रकार होते हैं बस्ती के। सबसे पहले आता है सघन बस्ती। वह बस्ती जहाँ घरों की संख्या
अधिक होती है और घर एक दूसरे से पास पास में सटे हुए होते हैं, उसे सघन बस्ती कहा जाता है। इस प्रकार की बस्ती उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में इस प्रकार की बस्ती सघन बस्ती पाई जाती है। इसे अन्य दो नामों से भी जाना जाता है, केंद्रित बस्ती या गुच्छित बस्ती के नाम से। गुच्छित यानी कि एक गुच्छ बना हुआ है, एक समूह बना हुआ है, इसलिए इसे गुच्छित बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी है अर्ध सघन बस्ती। अर्ध सघन बस्ती वह होती है जो सघन बस्ती की अपेक्षा में कम घनी बसी हुई होती है। इसमें घर तो पास पास सटे हुए होते हैं, लेकिन 4 से 5 घर इसके अंदर पास पास में मिलते हैं। इसकी अपेक्षा में यह बस्ती कम बसी हुई होती है। अर्ध सघन बस्ती या अर्ध केंद्रित बस्ती भी इसे कहा जाता है, या अर्ध गुच्छित बस्ती भी इसे कहा जाता है, जो गुच्छित बस्ती की ओर जा रही है लेकिन अभी गुच्छित रूप में पूर्ण रूप से नहीं हुई है। इस प्रकार की बस्ती अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में अर्ध सघन बस्ती पाई जाती है। पूर्वा बस्ती, इसे पल्लीकृत बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वा बस्ती के अंदर घरों की दूरी लगभग 500 मीटर की दूरी के ऊपर घर एक दूसरे से दूर बने हुए होते हैं। कितनी दूरी पे बने हुए होते हैं? 500 मीटर की दूरी घरों के बीच की दूरी पाई जाती है। यह बस्ती उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर जल की सुविधा कम होती है, या फिर लोग अपने खेतों में जाकर के मकान बना लेते हैं और वहाँ पर स्थायी रूप से रहने लगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पूर्वा बस्ती या पल्लीकृत बस्ती पाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में ये बस्ती पाई जाती है? जो तमिलनाडु के अंदर इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं, जो क्या होती हैं कि 500 मीटर की दूरी के ऊपर वो अपने घर बना लेती है। राजस्थान के अंदर भी पूर्वा बस्ती पाई जाती है, 500 मीटर की दूरी पर राजस्थान में घर पाए जाते हैं, और दक्षिणी हरियाणा में भी इस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। उसके पश्चात अंतिम बस्ती आती है परिक्षिप्त बस्ती। परिक्षिप्त बस्ती में क्या होता है कि परिक्षिप्त बस्ती के अंदर घरों के मध्य की दूरी जो होती है वो 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक की दूरी होती है। इस प्रकार की बस्ती पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, जहाँ पे कोई एक दो घर बने हुए होते हैं, या जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। तो परिक्षिप्त बस्ती जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान का थार क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर परिक्षिप्त बस्तियां पाई जाती हैं। तो ये हो गया हमारा बस्ती के प्रकार की बस्तियां कितनी, ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं। उसके पश्चात हम करेंगे ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप। प्रतिरूप का अर्थ क्या होता है कि वो बस्तियां किस प्रकार की बसी हुई हैं, उनका जो आकार है वो किस प्रकार का है, कौन सी शेप उसको मिली हुई है। किसी गांव की, प्रत्येक गांव की एक ना एक शेप होती है। आपका गांव है उसकी भी कोई शेप होगी, हमारा गांव है उसकी भी कोई शेप होती है। वो निर्भर करता है कि वो गांव किस स्थिति में बसा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। तो ये होते हैं, एक होता है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप क्या होता है कि जब चारों ओर से मार्ग निकले हुए होते हैं, जब मार्ग चारों ओर से निकले हुए होते हैं, एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, तो उनके चारों ओर बस्तियां बसनी शुरू हो जाती हैं। उन मार्गों के चारों ओर बस्तियां बस जाती हैं और सघन बस्तियां बसती हैं, जिसे आयताकार प्रतिरूप कहा जाता है। दूसरा प्रतिरूप है तारा प्रतिरूप। जब एक मार्ग एक बिंदु से
कई स्थानों की ओर मार्ग निकलने लग जाते हैं और उन मार्गों के साथ साथ में बस्ती बसनी शुरू हो जाए, उसे तारा प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। तो उस गांव की आकृति कैसी होगी? तारा प्रतिरूप। उसके पश्चात आता है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। जब कोई बस्ती पर्वतीय ढलानों के सहारे सहारे बसने लग जाती है, घरों की संख्या इनमें बहुत कम होती है, तो वह कैसी आकृति बनाती है? कौन सा प्रतिरूप बनाती है? सीढ़ीनुमा, सीढ़ी के आकार का। जैसे एक घर बिल्कुल नीचे के स्तर पर है, दूसरा उससे कुछ ऊंचाई पर, तीसरा उससे कुछ थोड़ी सी और ऊंचाई पर बनने लग जाते हैं, तो वो सीढ़ीनुमा प्रतिरूप बनाता है। उसके पश्चात आता है एल आकार, टी आकार और टी आकार प्रतिरूप। तो एल और टी आकार प्रतिरूप कब बनते हैं? जब कोई एक सड़क दूसरी सड़क को समकोण पर काटती हुई जाती है और उसके सहारे सहारे पर कोई बस्ती बसना शुरू कर देती है और वो बस्ती पूर्ण रूप से बस जाती है, तो वो एल आकार का प्रतिरूप बनाती है। टी आकार का प्रतिरूप, जब कोई एक रोड दूसरे रोड को काटता हुआ सीधा निकल जाता है, उसको दोनों तरफ से काटता हुआ जाता है, तो टी आकार का प्रतिरूप बनता है और उसके सहारे पर बस्तियां बसनी शुरू हो जाती है, जिसे टी आकार प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात आती है पंखा प्रतिरूप, पंखा आकार प्रतिरूप। जब एक बिंदु से तीन और कोई मार्ग निकल रहे होते हैं और उन मार्गों के सहारे सहारे कोई बस्ती बसना शुरू हो जाती है, उसे पंखा आकार प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। इससे नेक्स्ट आता है रेखीय प्रतिरूप। जब किसी रोड या रेलवे लाइन के सहारे कोई बस्ती बसना शुरू हो जाती है, तो वे एक सीधी रेखा में, तो वो बस्ती कैसे बसती है? एक सीधी रेखा में बसती हुई जाती है, जिसे रेखीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात आता है दोहरा प्रतिरूप। कि दोहरा प्रतिरूप क्या होता है? जब कोई नदी निकल रही है और उसके साथ या कोई रोड निकल रही है, तो उसके कुछ उपसरिताएं उससे अलग होकर के निकल जाएं, या फिर एक रोड से अन्य रोड अपना मार्ग बनाते हुए चलते हैं। एक रोड के साथ में एक रेलवे लाइन निकल जाए, एक रोड और निकल जाए, तो उसके सहारे सहारे जब बस्तियां बसना शुरू हो जाती हैं, तो वो बस्तियां बनाती हैं दोहरा प्रतिरूप। ये नदी के सहारे पर बसी हुई बस्तियां और ये उसकी उपसरिताएं जो निकली हुई हैं उन पर बसी हुई बस्तियां। उसके पश्चात आता है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुज आकार का प्रतिरूप कब बनता है? जब कोई एक रोड दूसरी रोड को, या फिर एक नदी किसी सड़क को, या एक रोड किसी दूसरी रोड या दूसरी नदी को समकोण पर काटे, उसे आर पार ना जाने दे, नदी को अपने रास्ते से आर पार ना जाने दे, तो और उसके सहारे पर जब बस्तियां बस जाएं, तो वह त्रिभुजाकार प्रतिरूप बनाती हैं। कौन सा प्रतिरूप बनाती हैं? वो त्रिभुजाकार प्रतिरूप। इसके पश्चात लास्ट आता है वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप क्या होता है?
जब किसी तालाब या किसी झोड़ के किनारे पर बस्तियां बसनी शुरू हो जाती हैं, तालाब या झोड़ के किनारे पे बस्तियां बसनी शुरू हो जाती हैं तो उसे वृत्ताकार प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात आएगा कि ग्रामीण बस्तियों की असुविधाएं, कि ग्रामीण बस्तियों के सामने कुछ असुविधाएं भी आती हैं, उन्हें कुछ असुविधाओं को भी फेस करना पड़ता है। जो कौन कौन सी हैं, जैसे यातायात संबंधी सुविधाएं, जो सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कच्चे माल से संबंधित कार्य अधिक किए जाते हैं, तो उसको दूसरी जगह पर भेजने के लिए यातायात की आवश्यकता बहुत अधिक होती है और यातायात की सुविधाएं कई सारे गांवों में आज भी देखने को नहीं मिलती है, जो उन क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। दूसरी समस्या है इनकी रोजगार व शिक्षा संबंधी सुविधाएं, कि गांव के अंदर लोगों को रोजगार अच्छे से नहीं मिल पाता है। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं गांव के बेरोजगार होते हैं और शिक्षा के लिए भी उन्हें दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है, माइग्रेशन करना पड़ता है, जिस वजह से वो शिक्षित हो सकें। तो काफ़ी सारे लोगों की ऐसी कंडीशन होती है कि वो दूसरे क्षेत्रों के अंदर नहीं जा सकते हैं। जल की भी इनको असुविधा होती है, बिजली पानी की भी इनको असुविधा होती है, बिजली भी गाँव के अंदर इतने अच्छे से नहीं आती है। तो ये जो हैं ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख असुविधाएं हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो ये था हमारा ग्रामीण बस्ती के बारे में टॉपिक, जो आज ग्रामीण बस्ती का कंप्लीट हो गया है।